सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं, तो आज मैं बता दूं जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आज से मैं ये दोस्तों अब एक गोल रखा हूं, लक्ष्य रखा हूं आप सभी के लिए। जो एग्ज़ाम के सिलेबस बेस्ड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सभी सब्जेक्ट का हम कर लेते हैं। इस महीना के लास्ट तक जो है हम चारों सब्जेक्ट का जो है वो कोशिश करेंगे कि जितने भी अभी तक 25-26 टॉपिक है, हमने देखा है, लिख के हमने सबले कंप्लीट कर लिया है। 25-26 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूरे 8 से 10 सालों में पूछा गया है। उसी में से बहुत सारे रिपीट भी हुए हैं। तो मैं ये अब कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को यहाँ पे एक दिन में एक सब्जेक्ट का 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो वो करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पूछा गया है। ऐसा मैं फालतू का आप लोगों को नहीं कराऊँगा। तो आप लोग जो है ये इसलिए भी करा रहा हूँ ताकि जिनका भी बिहार में एग्ज़ाम है 19 दिसंबर से, उन लोगों को चारों सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, पढ़ ले, और उसके बाद जब ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो जो लॉन्ग क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग करेंगे। और जो हम लोग सप्ताह में जैसे 7 दिन होता है, तो आपको इसमें से जो है वो आपका 4 दिन तो यही चारों सब्जेक्ट का चलेगा, जितना भी हो सके 2-3 क्वेश्चन डेली। उसके बाद जो है आपको मैं बता दूं कि आपका जो है 2 दिन जो है ऑब्जेक्टिव चलने वाला है। मतलब एकदम इसी प्रकार से लाएंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। 2 दिन 2-2 सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट लेकर ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, और एक दिन जो है आप सभी के बीच में लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग जो है अब एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः तैयार हो जाइए। जिस भी स्टेट से है आपका जनवरी तक एग्ज़ाम होगा, तो ये चीज़ को आप लोग पढ़ के चलिए, तैयारी कीजिए। अब आप लोग के लिए हम भी प्रिपेयर हो चुके हैं, ताकि आप लोग को अब पूरा जो भी सिलेबस में है सभी पढ़ा दे, जो भी पूछा गया है सभी पढ़ा दे, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर कर सके। तो इसके लिए आपको अब डेली वीडियो देखना पड़ेगा। सुबह ये वीडियो जो है 10 बजे तक फर्स्ट ईयर का डल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज जो सब्जेक्ट का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जो है देखने वाले हैं। CHN जो आपका पड़ता है उससे हम लोग देखने वाले हैं। ये आज 3 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा, हम बहुत ही अच्छे से इसको लिख कर टाइप करके रखे हैं, ताकि आप सभी को चीज़ों को समझा सके बहुत ही आसानी से। लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अलग अलग किया हूँ। बाकी आप जो है हिंदी कैसे लिखावट है आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से लिख कर आइएगा। चलिए अब देरी नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पे है हमारा संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे भी अगर पूछा जाए बैलेंस डाइट के बारे में कि संतुलित आहार के बारे में लिखिए, तो चलिए हम लोग लिखते हैं, समझते हैं कि संतुलित आहार होता क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि संतुलित आहार होता क्या है। तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। संतुलित आहार विभिन्न आयु वर्ग, देखिए संतुलित आहार जो है विभिन्न आयु मतलब एज, उसके बाद लिंग भेद जैसे पुरुष स्त्री होता है, शारीरिक कार्य मतलब अब किसका शरीर कितना कार्य कर रहा है उस आधार पे, आर्थिक स्थिति, अब जो संतुलित आहार होता है वो देखते हुइएगा, जो गरीब लोग होते हैं वो थोड़ा कमज़ोर पोषण रहता है, जो धनिक लोग होते हैं वो अच्छे अच्छे भोजन करते हैं। तो यही आर्थिक स्थिति होता है। और शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होता है। मीन्स क्या समझे कि जो संतुलित आहार होता है वो विभिन्न आयु वर्ग के लिए, विभिन्न लिंग भेद के लिए, विभिन्न शारीरिक कार्य के लिए, विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले के लिए, और विभिन्न शारीरिक स्थिति वाले के लिए, मतलब उसका शरीर कैसा है वैसा ही भोजन दिया जाता है। तो इन सब के लिए अलग अलग जो है संतुलित आहार होते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। इसी में है, देखिए हमने इसको अलग कर दिया, फुल स्टॉप के बाद यहाँ से शुरू किया है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो इसमें सभी लिखा हुआ है ना, इसको आपको यहीं से शुरू करना है। मैं अलग अलग लिखा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो आपको ऐसे तोड़ तोड़ के जो है लिखना नहीं है, समझने के लिए, याद करने के लिए मैं ऐसा किया हूँ। अलग अलग होते हैं वो समझ गया। इसमें सभी आहार वर्ग मतलब इसमें जो होता है ना, सभी प्रकार के आहार जो है शामिल होता है। जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, बहुत सारे आहार है जैसे ऊर्जा देता है, ड्रिंक वगैरह से क्या है ऊर्जा मिलता है। शरीर संवर्धन करने वाला आहार, शरीर को विकास करने वाला आहार, और शरीर को सुरक्षा आहार उचित मात्रा में या परिणाम में होते हैं। अब देखिए ये जो आहार होता है ना, जो संतुलित आहार है, इसमें विभिन्न वर्ग के आहार होते हैं। जैसे ऊर्जा देने वाला आहार होता है, शरीर का संवर्धन मतलब विकास करने वाला होता है, और शरीर के सुरक्षा पहुंचाने वाला भी आहार होता है, या ये परिणाम में होते हैं, परिमाण में होते हैं। अब आप लोग देखते हुइएगा कि जो आहार होता है वो अलग अलग प्रकार के होता है। जैसे कोई ड्रिंक लेता है, जिससे ड्रिंक मतलब जो ग्लूकोज वगैरह होता है वो क्या करता है ऊर्जा देता है।
ऐसे विटामिन्स वाला, प्रोटीन वाला जो भोजन होता है हमारे शरीर को विकास में मदद करता है, संवर्धन करता है। और कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे शरीर को कीटाणुओं से लड़ता है। मीन्स कहा जाए तो जैसे नीम, आंवला, ये सब क्या है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है या इस परिमाण में होते हैं। तो चीज़ें को समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है कि जिसमें व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यून मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब जो है ये सारे चीज़ होता है, तो जो संतुलित आहार होता है उसमें कम से कम जो है व्यक्ति को न्यूनतम मात्रा में पोषक प्राप्त होता है। ऐसा यह भोजन होता है कि कम से कम उसमें जो चाहिए वो पोषक तत्व मौजूद रहे और वो प्राप्त होता है, यही संतुलित आहार से। तो संतुलित आहार के बारे में क्या समझ गए कि संतुलित आहार विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न लिंग भेद, विभिन्न शारीरिक कार्य, विभिन्न आर्थिक स्थिति के लोग के विभिन्न शारीरिक स्थिति के लिए अलग अलग होता है। यह जो आहार होता है, यह आहार वर्ग जो होता है ये सभी वर्गों में, सभी भोजनों में, सभी आहारों में उपलब्ध होता है। जैसे ऊर्जा देने वाला आहार, शरीर संवर्धन करने वाला आहार, या शरीर को सुरक्षा देने वाला, या उचित मात्रा में इसमें परिमाण होता है। और ये जो होता है ये व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। और ये जो संतुलित आहार है, इस संतुलित आहार लेने से व्यक्ति को जो है कम से कम जो चाहिए उतना न्यूनतम तो कम से कम यहाँ से पोषक तत्व मिल ही जाता है। यही होता है क्या चीज़, संतुलित आहार। चीज़ों को समझ गए। अब इसका जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया। जो संतुलित आहार है यहाँ से देख सकते हैं, संतुलित आहार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये सब लिखना पड़ेगा, 5 नंबर में पूछा जाता है। कीमती संतुलित आहार, बैलेंस डाइट एट हाई कॉस्ट। देखिए कुछ ऐसे संतुलित आहार होते हैं जैसे बहुत कॉस्टली आते हैं, जैसे हो गया कि जैसे देखते होइएगा ड्राई फ्रूट हो गया, या फ्रूट वगैरह जो ड्राई फ्रूट हो गया, या बहुत ऐसे फ्रूट्स हैं जो कीमत में आता है, कीमती होता है, घी वगैरह ये सब कीमती आता है। तो ये बैलेंस डाइट या इसी को हाई कॉस्ट पर कहते हैं, कीमती संतुलित आहार। उसके बाद है सम मूल्य संतुलित आहार। सम मूल्य मतलब समान मूल्य के, वही होता है बैलेंस डाइट एट मॉडरेट कॉस्ट, मतलब मध्यम संतुलित जो आहार होता है वो मध्यम कीमत पर मिल जाता है। नेक्स्ट है तीसरा सस्ता संतुलित आहार। सस्ता मतलब ये लो कॉस्ट में भी मिल जाता है, और ये जो संतुलित आहार होता है ये गरीब से गरीब भी ले सकता है। तो यही 3 प्रकार के होता है, कीमती संतुलित आहार, सममूल्य संतुलित आहार, सस्ता संतुलित आहार। और जो है ये आप लोग इतना लिख देंगे तो आपका 5 नंबर में मिल जाएगा संतुलित आहार के बारे में। अब हम लोग चलिए यहाँ पे नेक्स्ट में अब हम लोग देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था उसी ईयर में 5 नंबर में। देखिए 20 नंबर में, एक साल में आपको 20 नंबर में पूछेगा, उसमें से 5 दिया रहेगा या 6 दिया रहेगा, उसमें से 4 का जवाब देना रहता है, 20 नंबर का रहेगा। तो उसी में पूछा गया था कि दूषित जल से होने वाला बीमारियाँ क्या है। अलग अलग क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहता है। तो वहाँ भी पूछा गया था कि जल से जल जनित रोग कौन सा है, वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन से है, इसके बारे में बताइए, पूछा गया था। तो उत्तर में यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से समझिएगा कि जब जीवनदायी जल में विषैले तत्व व अशुद्धियाँ मिल जाती है तो यह रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए जल जनित रोग कौन सा होता है कि जल में ऐसा तत्व, आप लोग जानते हैं कि जल में बहुत सारे तत्व खनिज भी मिले हुए हैं, बहुत सारे विषैले सूक्ष्म जीव भी रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को हानियाँ पहुंचाते हैं। तो वही होता है कि जब जीवनदायी जल मतलब जो जीवन देने वाला जल है, जो फ्रेश जल है, उसमें कोई विषैले तत्व या कोई अशुद्धियाँ मिल जाता है तो ये रोग उत्पन्न करता है, और वही क्या होता है, जल जनित रोग होता है। इस प्रकार के जल को जब सजीव प्राणी उपयोग करते हैं तो वे जल जनित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो आप लोग क्या समझ गए दूषित जल से, कि दूषित जल वह जल है जिसमें एक फ्रेश जल में, दूषित जल कब होता है कि जब जो जल फ्रेश हो, ताज़ी जल हो, जो जीवन देने वाला मतलब जो पीने लायक जल में कोई विषैले तत्व और अशुद्धियाँ मिल जाता है तो यह रोग उत्पन्न करने वाला बन जाता है। और इस प्रकार के जल को जब सजीव प्राणी उपयोग करते हैं तो वे जल जनित रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो यही क्या होता है, दूषित जल होता है। अब दूषित जल जो होता है इसको निम्न वर्गों में बांटा गया है, इससे होने वाले बीमारियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, वाटर बोर्न डिजीज को। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है जो जल जनित रोग है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास यहाँ से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसान है। इधर है कारक मतलब जिससे होगा बीमारी, और इधर है रोग, कौन कौन से रोग होगा। तो देखिए जल में अगर विषाणु अगर मिल गया है, जल में विषाणु अगर चला गया है तो जो जल वो पीने से क्या होगा, पीलिया होगा, पोलियो होगा या चेचक होगा। वायरस से होने वाला बीमारी कौन सा है, पीलिया, पोलियो, चेचक। पीलिया कहा जाए तो जॉन्डिस, पोलियो होता है आप लोग जानते ही हैं, चेचक जो होता है आपका, आप लोग जानते हैं कि चेचक क्या होता है, जिसको हम लोग छोटी माता और बड़ी माता के भी नाम से जानते हैं।
तो ये लोग आप लोग जानिए कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पोलियो, पीलिया, चेचक, ये सब विषाणु से होता है। अगर आपके जल में बैक्टीरिया मिल गया हो, जीवाणु मिल गया हो, तो क्या होगा? तो देखिए पेचिस होगा, जिसको हम लोग लूज मोशन बोलते हैं, डायरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद अति ज्वर हो जाएगा, हैजा होगा, क्षय रोग होगा, कुकर खांसी होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी, जीवाणु द्वारा होने वाला बीमारी, प्रोटोजोआ वाला होने वाला बीमारी को बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीवाणु वाला कौन सा है? लूज मोशन है, डायरिया है, अति ज्वर है, हैजा है, क्षय रोग है, कुकर खांसी है। देखिए जीवाणु वाला रोग में ज़्यादातर जो है शरीर से पानी का कमी होता है, और पेचिस में भी पानी का कम होगा, डायरिया में भी कम होगा, हैजा में भी क्या होता है? यही होता है। क्षय रोग मतलब टीबी बैक्टीरिया से ही होता है, कुकुर खांसी है और अति ज्वर है, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ये कब होगा? जब जल में मिल जाएगा, तो ये जल के द्वारा होगा। ऐसे भी हो सकता है, बट ये जल को हम लोग पढ़ रहे थे, जल से है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ जो होता है देख सकते हैं, प्रोटोजोआ से क्या क्या होगा? पेचिस होगा, लूज मोशन वही होता है, पायरिया एमेबियोसिस होता है, पायरिया एमेबियोसिस होता है। तो आप लोग इसको जानिए कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से होगा? पेचिस होगा, पायरिया एमेबियोसिस होता है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? वायरस अगर जल में मिलता है, जीवाणु अगर जल में मिलता है, प्रोटोजोआ अगर जल में मिलता है, तो कौन कौन से बीमारी होता है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है कृमि द्वारा, हम लोग प्रोटोजोआ देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कृमि द्वारा। कृमि द्वारा क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कृमि द्वारा जो है फाइलेरिया होता है और वर्ग इन्फेस्टेशन होता है। कृमि क्या होता है? जैसे सुनते होइएगा आप लोग कि कृमि वर्म जो होता है ना, वही कृमि होता है। और इस कृमि के द्वारा फाइलेरिया, जिसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं, जो पैर फूल जाता है इसमें और हाथीनुमा पैर हो जाता है, या ये हो सकता है वर्ग इन्फेस्टेशंस, मतलब इस वर्ग के जो है रोग और हो सकता है कृमि द्वारा। जल में अगर कृमि मिलता है और उसको लेने से फाइलेरिया और वर्ग इन्फेस्टेशंस होगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको हम लोग तो ये तो पढ़ लिए कि कुछ सूक्ष्म जीव अगर जल में मिलता है तो ये सब होगा, लेकिन अगर जल में सूक्ष्म जीव के अलावा बहुत सारे ऐसे हानिकारक रासायनिक तत्व भी होते हैं जिसके अधिकता या कमी भी होने से आपको रोग ग्रसित होगा। तो हमको तो जल के बारे में लिखना है कि जल जनित रोग कौन कौन से हैं, तो आपको उसमें सूक्ष्म जीव के बारे में भी लिखना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। और उसमें रासायनिक चीज़ें के ज़्यादा होने से या कम होने से जो बीमारी होगा उसके बारे में भी लिखना होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए लेप्टोस्पाइरल वाइल्स रोग, लेप्टोस्पाइरल्स वाइल्स रोग, तो ये जो है आपका एक कृमि द्वारा लेप्टोस्पाइरल वाइल्स रोग जो है होता है। तो आप इसको यहाँ पे देख लिए। विषैले तत्व जो पानी में उपस्थित होकर रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए कुछ ऐसे विषैले तत्व है जो हमारे शरीर में उपस्थित होकर, मतलब जल में उपस्थित होकर रोग को उत्पन्न करते हैं। ये सब तो हम लोग देख लिए हैं कि सूक्ष्म जीव जल में उपस्थित होगा। तो अब यहाँ पे है कि रासायनिक चीज़ें, विषैले तत्व यानी रासायनिक जो पानी में उपस्थित होकर रोग उत्पन्न करते हैं, तो कौन कौन से हैं? चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लेड है, जिसको शीशा बोलते हैं, कैडमियम है, मर्क्यूरिक है, निकल है, आर्सेनिक है, सिल्वर है, लोहा है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, सल्फेट है, बोरेट बेरियम है, कैल्शियम कॉर्पोरेट है, नाइट्रेस है, उसके बाद है सीलियम है आदि। देखिए आपके दिमाग में जो भी रासायनिक चीज़ें आएगा, आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। जो भी रासायनिक चीज़ें दिमाग में आ जाएगा उसको आप लोग लिख दीजिएगा, और वो एक कारण बनेगा कि पानी में ज़्यादा उपस्थिति होने से जल जनित आपको रोग हो सकता है। तो ये सब तत्व हैं, आप लोग को जो दिमाग में आएगा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना लिख दीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आपको जो भी दिमाग में रासायनिक केमिकल चीज़ें आएगा, जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरिक, निकल, आर्सेनिक, सिल्वर, लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम, सल्फेट, बोरम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, नाइट्रेट, सीलियम आदि, जितना मन में आएगा लिख दीजिएगा, वो सब है। अब देखिए इस रासायनिक कारक कैंसर, फ्लोरोसिस, रक्त, गुर्दे एवं तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग, जन्मजात विकृतियाँ, पाचन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, अब इन सब जल को लेने से आपको जो है रासायनिक कारक वाले बीमारी होगा। रासायनिक कारक कहा जाए तो ये सब अगर जल आप पीते हैं तो ये सब तत्व जो है क्या है, एक रासायनिक केमिकल फॉर्मेट में होता है, जो आपके कैंसर हो सकता है, इससे फ्लोरोसिस हो सकता है, रक्त में प्रॉब्लम होगा, किडनी में प्रॉब्लम होगा, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, या जो बच्चा अगर गर्भ में है और माता ऐसे पानी लेगी तो उसको जन्मजात विकृतियाँ होगा, वैसे बच्चे को पाचन संबंधी रोग होगा, त्वचा संबंधी रोग होगा, और
संबंधित और सारे रोग हो सकता है इस दूषित जल को लेने से, जिसमें ये सभी रासायनिक पदार्थ मौजूद हो। तो आप लोग समझ गए कि दूषित जल से क्या क्या हो सकता है। एक तो सूक्ष्म जीव वाला होगा और एक क्या होगा, तो एक होगा रासायनिक तत्व जिसमें मिले हो, जैसे ये सब दिया गया है यहाँ पे। तो इससे कौन कौन से रोग हो गए, तो रासायनिक कारक में जो रोग होगा, कैंसर, फ्लोरोसिस, रक्त, गुर्दे में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम वही, और तंत्रिका तंत्र में जन्मजात विकृतियाँ, पाचन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग और सारे चीज़ें होगा। जैसे जानते हैं त्वचा, अगर गंदे पानी से स्नान कीजिएगा तो त्वचा संबंधी रोग होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें होता है। तो आप लोग को जल जनित में इतना लिख देना है, 5 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, श्रव्य दृश्य साधन को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य भी स्पष्ट कीजिए। मीन्स डिफाइन ऑडियो विजुअल एड्स, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, एक क्वेश्चन बार बार 5 नंबर में आपको पूछा गया है फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो ऑडियो जो विजुअल एड्स है इसको एक्सप्लेन करना है और इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को भी लिखना है कि यह क्यों उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है ना, यह एक प्रकार के माध्यम है, संसाधन है, जो क्या करता है, चीज़ें को और बेटर बनाता है, चीज़ें को, साधन को और जो है आसान बनाता है। कैसे आसान बनाता है, तो चलिए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका डिफिनीशन है देख सकते हैं, श्रव्य दृश्य वह उपाय है। देखिए यह क्या है, यह एक विधि है, यह एक उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है। संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ कठिन हो, कोई भी चीज़ सीखने में डिफ़िकल्ट हो रहा हो, बहुत ही चीज़ें को हम किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, एज ए हम टीचर है, हमको कोई चीज़ समझ में चीज़ें नहीं आ रहा है, हम बच्चे को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, उसके बातों को ना हम समझ रहे हैं ना वो समझ रहा है, तो उसकी कठिनाइयाँ जो होता है यह त्रिकोणीय अधिगम होता है और प्रक्रिया में सहायता करता है। मतलब सीखने वाले चीज़ों में सहायता करता है, जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी माध्यमों का उपयोग करते हैं। अब ये क्या है, एक प्रकार से माध्यम है, मैंने पहले ही बताया, और इसमें जो है शिक्षक इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और सिद्धांतों की स्थापना, स्पष्टता, संबंध, व्याख्या व मूल्यांकन हेतु करता है। देखिए, अब ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है, श्रव्य दृश्य है, ये श्रव्य दृश्य जो संसाधन है ये क्या करता है, ये चीज़ों को उपयोग के लिए और इसके सिद्धांतों की स्थापना के लिए और क्लियरिटी के लिए और संबंधों के लिए और व्याख्या करने के लिए और मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। मीन्स आप लोग क्या समझे कि ऑडियो विजुअल एड्स एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा उपाय है जो क्या करता है, अधिगम सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है, सीखने में सहायता करता है, जिसके द्वारा होता यह है कि शिक्षक जो है एक से अधिक माध्यमों का उपयोग करते हैं, जिसमें वो अपने सिद्धांतों का स्थापना कर सके, अपने क्लियरिटी को बच्चे के सामने स्पष्ट रूप से दिखा सके, अपने संबंधों को उजागर कर सके स्पष्ट रूप से किसी के सामने, और किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से व्याख्या कर सके और जो है उसका मूल्यांकन कर सके अच्छे से। और यही जो है इसका उपयोग किया जाता है श्रव्य दृश्य माध्यम का, ऑडियो विजुअल एड का। इसी सब चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए, स्पष्टता के लिए, संबंध के लिए, व्याख्या के लिए, मूल्यांकन के लिए, सिद्धांत स्थापित करने के लिए शिक्षक जो है इस संवेदी माध्यमों का उपयोग करते हैं। किसको, ऑडियो विजुअल एड्स का। तो चीज़ों को समझ गए। अब हम चलिए यहाँ पे है आगे हम इसका उद्देश्य देखते हैं। देखिए, चीज़ों को समझिएगा तो बहुत आसान है, नहीं समझिएगा तो फिर आप घूमते रहिएगा, आपको कोई ऐसा आपको नहीं बताएगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रव्य दृश्य संसाधनों की उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो है क्या है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, क्या इसका उद्देश्य है, हम लोग देखते हैं। इस शिक्षण को प्रभावी बनाता है। जैसे टीचर एक जो है इसका उपयोग करके शिक्षक जो पढ़ाते हैं उस चीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, प्रभावित करेंगे। ये सीखने में रुचिकर व लाभदायक होते हैं। एज एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि कोई टीचर अगर किसी चीज़ के बारे में खुद से बता रहे हैं और उस पर एक रोचक तथ्य के बारे में एक रोचक तरीके से बताएं, रोचक टेक्निक के अपना के कोई कहानी वगैरह या कोई मूवी के ऊपर चीज़ें को समझाए, तो क्या होता है, बच्चा जो है उसमें रुचि, दिलचस्पी जगाता है और वो और लाभदायक होता है, याद होता है लंबे समय तक। बल्कि वह खुद से भाषण दे टीचर तो उस चीज़ को बच्चा नहीं समझ में आता है। तो यही है कि यह सीखने में रुचिकर और लाभदायक होता है। तीसरा है, शिक्षक को सिखाने में मदद करता है और सीखने के लिए आसान होते हैं। अब ये जो साधन है ऑडियो विजुअल जो एड्स है, ये क्या करता है कि ये शिक्षक को सिखाने में और ज़्यादा मदद करता है, आसान करता है, और यह सीखने के लिए भी आसान होता है। शिक्षक जो सिखाते हैं उनको भी आसान हो जाता है, मदद होता है, और जो सीखने वाला होता है उसको भी ये सीखने में बहुत ही आसान होता है।
चौथा है ज्ञान के विकास हेतु ये आवश्यक है। अब ज्ञान के और अच्छा जानकारी के लिए लंबे समय तक चीज़ें याद रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि यह इसका जो ज्ञान है ये विकास इसमें होता है। पाँचवा है ये सीखने की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करता है। हम लोग ऊपर ही देखे हैं कि यह स्पष्टता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स है इसमें सीखने की प्रक्रिया को सुस्पष्ट किया जाता है। देखिए जो ऑडियो विजुअल एड्स है ना, एक प्रकार से इसको आप लोग समझिए टेक्निक या उपकरण समझ लीजिए, और ये जो है चीज़ें को आसान बनाता है, सीखने का, चीज़ें को लंबे समय तक याद करने का और ज़्यादा इफेक्टिव लाता है और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है इस संसाधनों का उपयोग करके। तो यही सब होता है। सातवां है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सातवां क्या है, देखिए सुनने की अपेक्षा देखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। अब जो चीज़ें होता है, मैंने क्या बताया कि किसी को आप भाषण देंगे या और उसी चीज़ को आप एक डिस्प्ले पर दिखा कर बताएंगे, तो वो आप जो भाषण दे रहे हैं उससे ज़्यादा लोग रुचि किस में रखेंगे, जो आप दिखा रहे हैं डिस्प्ले पर, जिसके थ्रू जो है आप प्रदर्शित कर रहे हैं किसी के सामने में, तो उसमें जो लोग होगा इंटरेस्ट भी ज़्यादा रखेगा और वो देख के ज़्यादा दिन तक याद भी रखता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है कि सुनने की अपेक्षा देखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। सातवां है श्रव्य दृश्य संसाधनों द्वारा ऊर्जा व समय की बचत होती है। अब इसमें जो श्रव्य दृश्य संसाधन है, किसी चीज़ टॉपिक पे 1 घंटा भाषण दिया जाए और ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है ये 10 मिनट में ही चीज़ों को क्या करे, दिखा दे, तो क्या होगा, समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगा और चीज़ें को अच्छे से लोग समझ भी जाएंगे स्पष्ट रूप से, क्लियरिटी रूप से, और लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। आठवां है ये श्रोताओं में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, और जो सुनने वाले, जो देखने वाले होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा जिज्ञासा ये उत्पन्न कर देता है। कौन? ऑडियो विजुअल एड्स। तो आप लोग ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में क्या समझे कि यह एक संपूर्ण एक उपाय है जिसके द्वारा चीज़ों को इफेक्टिव, प्रभावी और लंबे समय तक याद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चीज़ें को क्लियरिटी, स्पष्ट रूप से, किसी भी चीज़ में अगर उलझन हो, नहीं समझ में आए, तो ऑडियो विजुअल टेक्निक और उपाय का उपयोग करके चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, एक दिन में 3 देख लिए हैं। इसी प्रकार से कल अगले सब्जेक्ट में हम लोग प्रवेश करेंगे और वहाँ भी जितना हो सके 2-3 क्वेश्चन जितना होगा हम लोग देखेंगे। ऐसे कर करके डेली हर एक सब्जेक्ट में देखेंगे और इस महीना के लास्ट तक जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग देखिएगा कि आपको आ गया, बहुत चीज़ें समझ में आ गया। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एक बार वीडियो लेकिन ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने से होता यह है कि अभी जो मैं ऑडियो विजुअल एड्स बताया हूँ ना, संपूर्ण समझिए यही एग्जाम्पल है। मैं आपको जो चीज़ सुना रहा हूँ और दिखा के जो बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको खुद से पढ़ने से या किसी के भाषण देने से ज़्यादा बेटर ये ज़रूर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है और ऊपर से हमारी बातों को आप समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाता है। यही है बात। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।